आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपके वीडियो तैयार किया गया है। और इसमें आप लोग ध्यान रखें कि ये जो वीडियो होगी इसमें यह एलटी ग्रेड की जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, इसके संबंध में वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी इसी चैनल के माध्यम से। और आपको बता दें कि ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो कि जीएस के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के संभावित क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाने हैं। और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ऑप्शन में दे रखा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और देखिए, इस वीडियो में आपको एक फ़ायदा और है कि इसमें आपको विद व्याख्या मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की व्याख्या है। तो देखिए, इसमें लिखा है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो डिगबोई है ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। और आगे इसमें दे रखा है यह भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में है। और 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है असम में डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है सुलुभ, संगम, तुलुभ या अराबिडू। तो देखिए, ये जो शासक हैं बुक्का प्रथम, यह संगम वंश से संबंधित हैं। और जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें लिखा है बुक्का प्रथम, इनका शासनकाल क्या था? 1356 से 1377 ईस्वी को प्राचीन भारत के संगम राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। यानी कि यह हरिहर प्रथम का समय क्या था? 1336 से 1356 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य, वर्तमान में कहाँ पर है? केरल, को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। तो ये सब आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है हमारी और लगातार आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। ऑप्शन में दे रखा है डोवर जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, नॉर्थ चैनल और पाक जल डमरू मध्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोवर जल डमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। देखिए, इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। देखिए, इसमें लिखा है, एक तरफ दे रखा है इसमें जल डमरू मध्य और एक तरफ लिखा है इसमें
जुड़े जल निकाय। पहली जो जल संधि है डोवर जल संधि, यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है और फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद है नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर को उत्तर अटलांटिक सागर को या महासागर को जोड़ने का काम करती है और पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह लाल रंग में अधिकतम होती है। और इसकी व्याख्या में लिखा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है और लाल रंग के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, एक्स-रे की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डब्ल्यू रोंटगेन, ऑप्शन है मार्कोनी, हेनरी बेकरेल और न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। देखिए इसमें दे रखा है, एक तरफ आविष्कारक हैं, एक तरफ आविष्कार, और इसमें लिखा डब्ल्यू रोंटगेन ने की थी एक्सरे की खोज, मार्कोनी ने की है रेडियो संचार की खोज और हेनरी बेकरेल ने की है रेडियो धर्मिता की खोज। न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी, यानी कि भारत के महान्यायवादी, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, और लास्ट ऑप्शन है उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। अब इसकी हम देखते हैं व्याख्या। देखिए इसमें लिखा है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुच्छेद 88 यानी कि 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी ना ही संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा किसी समिति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। जो कोर्ट में सभी अदालतों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल, यानी कि ये पुराना है, आपका जो क्वेश्चन है पुराना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है। वर्तमान में हम चेक कर लेंगे, आपको बता देंगे आपको वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या राजपथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरापथ। देखिए इसकी व्याख्या में दे रखा है, मौर्य काल में, पहले इसमें लिखा है मौर्य काल के बारे में,
इस सड़क को उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। अब इसमें दे रखा है, देखिए मुगल काल के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी व्याख्या है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा परीक्षा में। मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा यानी कि नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद यानी कि इस सड़क का नाम सड़क ए आजम, ये परीक्षा में आया हुआ है, सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ा दिया था। और देखिए इसके बारे में और लिखा है, अंग्रेजों के काल में दे रखा है 17वीं शताब्दी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। फिर इसमें दे रखा है सड़क का वर्तमान स्वरूप, कई जगहों पर इसके नाम को बदल दिया गया। कई बड़े शहरों में बाईपास आदि बनने के कारण कई स्थानों पर यह मूल स्थान से हट भी गई है। हावड़ा से कानपुर तक के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नामित किया गया है, जबकि कानपुर से गाजियाबाद तक के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के नाम से नामित किया गया है। और इसमें लिखा दिल्ली से हरियाणा और पंजाब राज्यों से अमृतसर होते हुए अटारी तक के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, जमींदारी द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, और अगला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, या नील की जबरन खेती के विरोध में। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नील की खेती के विरोध में ये चंपारण आंदोलन किया गया था। इसकी व्याख्या में देखिए स्पष्ट लिखा है, दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से यह अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर खेती यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया, ये परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, जो कि 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया? ऑप्शन है नैनसिंग, मेजर जेम्स रेनेल, विलियम लिम्बर्ट और कर्नल अलेक्जेंडर। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है मेजर जेम्स रेनेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? जेम्स रेनेल के द्वारा। और व्याख्या देखिए इसमें लिखा है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। 1767 में मेजर जेम्स रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्य प्रसार के लिए बंगाल का एक बृहत मानचित्र तैयार करना था। इनके बनाए गए मानचित्र 1776 में इंग्लैंड में उत्कीर्ण और मुद्रित हुए
तथा संपूर्ण बंगाल में 60 वर्षों तक प्रचलन में रहे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है वर्तमान में। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गर्त को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेंच। ऑप्शन है सेशेल्स द्वीप, डायमेंटिना द्वीप, जावा गर्त है, यानी कि ये एक तरीके से सेशेल्स गर्त है, डायमेंटिना गर्त है, जावा गर्त है और अंटार्कटिक गर्त है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त बताया गया है, वह जावा गर्त है। और इसकी व्याख्या में लिखा है, जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में सुंडा गर्त के नाम से भी आया हुआ है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई 7 या 725 मीटर और फुट के हिसाब से 25,344 फुट है ये। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? ऑप्शन है औद्योगिक, घरेलू, कृषि और होटल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में सर्वाधिक पानी की मांग और खपत ज़्यादा है। लिखा है, पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। औद्योगिक सेक्टर में यह जल सतह यानी कि सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग उपयोग किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का उपयोग 9% होता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। व्याख्या में देखो ये पूरा लिखा हुआ है, पूरी इसकी जानकारी। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। ये इनकी पुस्तक का नाम के सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी व्याख्या देखिए लिखा है इसमें, यूनेस्को का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शुद्ध हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर, इस बात का आप ध्यान रखें, 16 नवंबर 1945 को लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। और ये अब तो शायद इसमें यूनेस्को की सदस्य संख्या बढ़ गई है। ये 2-3 साल पुराना क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, उस समय 193 सदस्य देश थे। अगला क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन है पंजाब।
इसमें लिखा तख्त ए अकबरी नामक मंच पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर में, देखिए इसमें लिखा है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन है, इसमें लिखा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, एक तो खाने का सोडा और इसका आप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। यानी कि क्षय रोग किससे होता है? प्रोटोजुआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। ऑप्शन इसका सही है जीवाणु। और इसमें लिखा भी नीचे, इसमें फेफड़ों को प्रभावित करता है ये। और विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, खसरा, रेबीज इत्यादि हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोरोना, वर्णमंडल, संवहन क्षेत्र, विकिरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना इसका राइट ऑप्शन है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। सूर्य का व्यास 13.9 यानी कि लगभग लाख किलोमीटर है। केंद्र में सूर्य के यानी कि तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दमन और द्वीप समूह में, या कर्नाटक द्वीप समूह में, या केरल द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मिलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। एस्टुरिन या खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ प्रजाति है। और यह मगरमच्छ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है वर्ष डैश लागे लिखा से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित हुई। यानी कि जो इंडिया गेट पर अमर ज्योति जवान जल रही है, कब से जलनी शुरुआत हुई थी ये पहली बार? ऑप्शन 1947, 1971, 1962, 1965। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1971। इसमें लिखा है देखिए व्याख्या में, 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भारत का पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया गया और ज्योति जलाई गई, जो लगातार 1971 से जल रही है। इस स्मारक का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई या जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय।
इसमें लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन केनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी प्रकार की आपको सीरीज मिलती रहेगी। एलडी ग्रेड की तैयारी करें आप लोग जम के, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हमारे इस वीडियो के माध्यम से लगातार आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।